आगे हम देखते हैं आगे अलंकार के, जिसमें हम दो देख चुके हैं अभी, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार या पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। तो मानवीकरण कब है? मानवीकरण तब होता है जब प्रकृति की चीजें हैं और उन पर मानव का आरोप हो। मानव का आरोप अर्थात कि जब प्रकृति की चीजों को हम मनुष्य के कार्य करते दिखाई देते हैं, मनुष्य के कार्य करते दिखाएं कि जब फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, पेड़ की डाली पलना है, बिछौना पत्तों का है, तो इस तरह से यहाँ कोई भी पंक्ति आ जाए कि जिसमें कार्य कर रही है प्रकृति की चीजें मनुष्य के, तो वहां होगा मानवीकरण अलंकार। तो देख लें मानवीकरण अलंकार, जहां प्रकृति के उपादानों पर, जहां प्रकृति के उपादानों पर मानव का आरोप हो, मानव का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकृति के उपादानों पर, उपादान यानी प्रकृति की वस्तुओं पर, प्रकृति की चीजों पर जब मानव का आरोप होगा तो वहां होगा मानवीकरण अलंकार। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई। फूल हंसे, कलियां मुस्काई। अब फूल और कलियां क्या है? प्रकृति की चीजें हैं और हंसना मुस्कुराना किसका कार्य है? मनुष्य का। तो यहाँ फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, मानवीकरण अलंकार। अगला देख लें, डार ध्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के। डार ध्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव। देख लें कि डार यानी डाली, ध्रुम यानी पेड़ की, पलना तो पेड़ की डाली है वो पलना है, और बिछौना नव पल्लव के, बिछौना है वो नए पत्तों का है। तो यहाँ पत्तों को बिछौना, पेड़ की डाली को पलना। देख लें आप एक बार, पेड़ की डाली को पलना और उनको बिछौना कहा जा रहा है। तो यहाँ देख लें मानवीकरण अलंकार है। इसी तरह से मेघ आए बन ठन के, बन ठन के समर के। काले बादल कैसे बन ठन के संवर के आए हैं? कि मेघ आए बन ठन के संवर के, पाहुन आए हों, पाहुन आए हों जैसे गांव में शहर के। गांव में शहर के। अब यहाँ बादलों को मेहमान का रूप दे दिया गया है कि जैसे बादल हैं, बादल ऐसे सर दज के या पानी भर के काले बादल ऐसे सर दज के आए जैसे कोई शहर का मेहमान गांव में आता है। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि मेघ आए बन ठन के संवर के, पाहुन आए हो जैसे गांव में शहर के। पाहुन कहते हैं अतिथि या मेहमान को, तो कोई मेहमान जैसे गांव में शहर का आया हो, इस तरह से आए हैं। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्रकृति की चीजों का वर्णन हो रहा है और प्रकृति की चीजों के साथ साथ वहां आ रहा है मानव का आरोप भी, ये चीजें प्रकृति की हैं लेकिन मानव की तरह कार्य कर रही है या मनुष्य का रूप दर्शाया जा रहा है उनमें, तो वहां है मानवीकरण अलंकार। तो ये है मानवीकरण अलंकार। अगला हम देखते हैं विभावना अलंकार। हम देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना आप मानवीकरण देख ही चुके हैं, विभावना अलंकार, विभावना का उदाहरण आ चुका है। तो विभावना के उदाहरण में हमें क्या है कि जहां बिना करण के कार्य संभव हो, कि हम कार्य किससे होता है? लिखने का कार्य पेन से है, लेकिन पेन है नहीं फिर भी लिखने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ बिना करण के कार्य संभव हो, विभावना अलंकार। तो देख लें इसकी परिभाषा कि जहां बिना करण के
कार्य संभव हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। तो विभावना में बस आपको क्या देखना है कि यहाँ कोई भी ऐसी पंक्ति आती है कि करण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कौन सी पंक्ति आई थी इसकी कि बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु कान। ये पंक्ति आ चुकी है टेक्स्ट में कि बिनु पद चले सुने बिनु कान। बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। यहाँ देख लें, बिनु पद चले, बिना पैरों के, पैर के बिना चलने का कार्य कैसे होता है? पैरों से, लेकिन पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। और सुनने का कार्य कैसे होता है? कान से। तो कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। तो बस आपको जैसे बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना आंखों के देख रहा है, बिना हाथों के कार्य कर रहा है, तो इस तरह से अगर कोई भी आ रहा है, कोई भी पंक्ति ऐसी कि इसके बिना अग्नि के धुआं उठ रहा है, कुछ भी ऐसी पंक्ति, तो वहाँ जब बिना कर्ण के कार्य संभव होता दिखाई दे आपको, तो वहाँ है विभावना अलंकार। तो विभावना में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिना कर्ण के कार्य संभव होगा, तो वहाँ है विभावना अलंकार। ये होगा दो, विभावना और मानवीकरण अलंकार।